अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने ग्रुप्स में कुछ चीज़ें देखी हैं जिनमें स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि बेसिकली ओवरऑल स्वीडन में एडमिशन प्रोसेस का फ़्लो किस तरह से है, मतलब कब-कब अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके अलावा जब रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है? तो मैंने सोचा इस पे थोड़ी-सी चीज़ें आप लोगों को क्लैरिफ़ाई कर दूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो इस वीडियो में जो बेसिकली मैंने चीज़ें कवर की है, इसमें तो स्टेप वाइज़ मैंने फ़ोकस किया हुआ है कि बेसिकली एडमिशन प्रोसेस होता इन स्वीडन का चलता कैसे है। सेकंड, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, रिज़ल्ट टाइप्स किस तरह से हो सकते हैं, आपको एडमिशन मिल सकता है, वेटिंग लिस्ट और ये चीज़ें। उसके बाद फ़ी पेमेंट वगैरह आपने कब करनी है, सेमेस्टर फ़ी पेमेंट कब करनी है, वीज़ा रिक्वायरमेंट और उनका फ़्लो किस तरह से है। उसके बाद गाइडलाइंस और टिप्स पे भी मैंने फ़ोकस किया हुआ है और उसके एंड पे एक और चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि अगर आप अपनी प्रोफ़ाइल की असेसमेंट कराना चाहते हैं एडमिशन के लिए तो यू कैन डेफ़िनेटली शेयर दैट एज़ वेल। तो ये चीज़ें मैंने थोड़ी-सी क्लियर की हैं, बाकी मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को चीज़ें थोड़ी-सी क्लियर कर दी जाए। तो चलते हैं स्टेप वाइज़ प्रोसेस पे। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी एडमिशंस डॉट एसी इस वेबसाइट पे आपने 17 जनवरी से पहले अपने जो 4 ऑप्शन है मास्टर प्रोग्राम के लिए उनको सेलेक्ट कर देना है। सेकंड, इसी डेट से पहले 17 जनवरी से पहले आपने इसकी रैंकिंग भी कर देनी है क्योंकि इसके बाद रैंकिंग पॉसिबल नहीं होगी। टिप ये है कि आप 2 मेन यूनिवर्सिटीज़ जो बिग सिटीज़ में हैं और अगर आप फिर भी चांस नहीं लेना चाहते तो फिर साथ में 2 जो उन्हीं बिग सिटीज़ के सराउंडिंग में कोशिश करें कि आप बिग सिटीज़ से इतना दूर ना जाएँ, नहीं तो काम के लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो 2 प्रोग्राम उनके चूज़ कर दें। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी आपने पे कर देनी है, जो कि 1 फ़रवरी से पहले आपने पे करना लाज़मी है, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन वो ड्रॉप आउट कर देंगे। और 1 फ़रवरी से पहले आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने। इनमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बेसिकली स्टूडेंट को कन्फ्यूजन थी, तो आपके डॉक्यूमेंट्स हायर एजुकेशन कमीशन से वेरीफाई होने चाहिए। फ़ॉरेन ऑफिस से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एचईसी की अटेस्टेशन आपकी पिछली डिग्रीज़ की मस्ट है। अगर आपने मास्टर की हो यहाँ पे सेकंड मास्टर के लिए आ रहे हैं, तो आपकी बैचलर और मास्टर दोनों एचईसी से वेरीफाइड होनी चाहिए क्योंकि मास्टर के भी आपको रैंकिंग में पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं तो आपकी सिर्फ़ जो हायर सेकेंडरी स्कूल एफएससी या जो दूसरे वो हैं एओ लेवल हैं, तो वो आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए वहाँ से, आईबीसीसी वगैरह से। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आप आइल्स की जगह पे अपलोड कर सकते हैं मास्टर के लिए, कोई पाकिस्तान में इतना मसला नहीं है। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन किया था कि कौन-कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल है और आपने उस पे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो इसके बाद बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, आपने अपने ईमेल को रेगुलर बेस पे चेक करते रहना है। रीज़न ये है कि आपसे यूनिवर्सिटी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स माँग सकती है। सेकंड, अपनी एप्लीकेशन की मेरिट रैंकिंग भी चेक कर लिया क्योंकि मेरिट रेटिंग वगैरह और ये चीज़ें हो रही होती है। तो कभी ये होगा कि एक प्रोग्राम में आपकी मेरिट रेटिंग काफ़ी हाई होगी, दूसरे में मेरिट रेटिंग काफ़ी लो आपको मिली होगी। तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको काफ़ी लो मिली हुई है, तो आप यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकते हैं। पिछली दफ़ा मेरी 2 प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी ने मुझे 180 क्रेडिट्स दिए थे, लेकिन चूँकि मेरा ऑलरेडी यूरोपियन मास्टर था, तो मैंने इनको ईमेल करवा के अपनी रेटिंग फुल करवा दी थी क्योंकि मैं ज़ाहिर-सी बात है मेरा ऑलरेडी 4 ईयर भी था, मास्टर भी था, तो वो चीज़ें मैंने कवर करा ली थी। अगर आपको कुछ भी उसमें एप्लीकेशन में थोड़ी बहुत भी ऐसी चीज़ें नज़र आए जैसे उन लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन लगाए हो, तो आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। उनको एक्सेस है और एक्सेस करने का प्रोसीजर ये है कि अपना ईमेल उस पे ज़रूर मेंशन कर दिया करें, सॉरी एप्लीकेशन नंबर, क्योंकि आप एप्लीकेशन नंबर नहीं मेंशन करेंगे तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर मीन यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉट एसई का एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद क्या चीज़ें हैं, अब 2 तरह के स्कॉलरशिप स्वीडन में हैं। एक एसआई स्कॉलरशिप है और दूसरा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। एसआई स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया थोड़ा-सा डिफरेंट है, उस पे मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में एक वीडियो बना लूँ डिटेल।
सेकंड, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ज़रूर अप्लाई करें। जिस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे हैं उनकी इंटरनल स्कॉलरशिप्स चेक करें। इनकी डेट्स डिफरेंट होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों की इसी 1 फरवरी तक होती हैं, किसी की उस डेडलाइन के बाद होती हैं। ये हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती हैं। तो जब आप 4 प्रोग्राम चूज़ कर लें, तो कोशिश कर लें कि उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके जो एलिजिबल स्कॉलरशिप हैं, आप उस पे ज़रूर अप्लाई करें और अपना मोटिवेशन लेटर universityadmission.sc पे सेपरेट हर यूनिवर्सिटी के लिए अपलोड करें, उनको रीनेम करके। अब 1 अप्रैल में क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। तो या तो आपका एडमिशन हो चुका होता है, जिसमें आपका स्टेटस आ रहा होगा एडमिटेड। सेकंड, आपको रिजर्व लिस्ट में भी डाल सकते हैं। तो रिजर्व में बेसिकली ये होता है कि चूँकि सीटें कम होती है, तो वो देखते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी में सबने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो बाकी रिजर्व में। अब रिजर्व में भी इन लोगों ने रैंकिंग दी हुई है। सपोज करें अगर आपकी रैंकिंग मतलब टोटल 80 एप्लीकेंट को रिजर्व में इन लोगों ने डाला हुआ है, आपकी रेटिंग 5 या 10 है, तो फिर तो ठीक है। अगर काफ़ी ज़्यादा है जैसे 40 30, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। आप उस एप्लीकेशन को चेंज भी करवा सकते हो उसी वक्त के, मतलब मैंने इसमें नहीं करा ना डिलीट, या वो ऑप्शन होता है कि रिजर्व को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। डिलीटेड का मतलब ये है कि अगर आपको, जैसे आपने 4 ऑप्शन चूज़ किए हुए, फर्स्ट में आपको एडमिशन मिल गया या दूसरे में आपको एडमिशन मिल गया, तो बाकी जो चॉइसेस होंगे उसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे क्लियरली लिखा भी हुआ है कि यू आर एडमिटेड टू द प्रोग्राम दैट यू रैंक्ड हायर एंड दोज विद द लोअर हैव बीन डिलीटेड। सपोज करें अगर आपका सेकंड में हो जाता है, तो थर्ड और फोर्थ को डिलीट कर देंगे वो लोग। अब इस नोटिफिकेशन के बाद काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन थी कि मैंने क्या करना है बेसिकली। तो चलते हैं 5th स्टेप पे। तो ये उसी नोटिफिकेशन के अंदर इन लोगों ने क्लियर लिखा होता है कि ऑटम वगैरह की फ़ीस आपकी किस तरह से होगी। आपको यूनिवर्सिटी सेपरेट इनवाइस भेजेगी, जो कि नॉर्मली इसके नोटिफिकेशन के 1 हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते में नॉर्मली आ जाती है आपको। अब बात करते हैं कि उसके बाद आपने क्या करना है। अगर आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी नॉर्मली इनवॉइस से पहले उनका नोटिफिकेशन आ जाता है या उनकी एक्सपायरी से पहले, तो बेटर यही है कि आप फ़ी पे करें, स्कॉलरशिप का वेट ना करें। आपको ये चीज़ कंफर्म है कि जब आपकी स्कॉलरशिप हो जाएगी तो ये फ़ी रिफंडेबल है। जब आप फ़ी पे करें किसी भी बैंक से या मनी एक्सचेंजर से या जिससे भी आपने पे की हुई है, अगर आप किसी फ्रेंड ने पे की हुई है, तो वो इनवॉइस यूनिवर्सिटी को ईमेल कर दें। उसके बाद आपको एक फॉर्मल लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू कर दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी इंटेंशन हो कि मैंने बेसिकली जानना है, तो बेहतर यही है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए हैं, तो आप इन रिक्वायरमेंट के मुताबिक, 6 मंथ का प्रोग्राम है तो ये अमाउंट होनी चाहिए 51,400। आपके साथ पार्टनर जा रहा है तो फिर उसके ये एडिशनल है। अगर बच्चे हैं तो ये फिर पर चाइल्ड एडिशनल अमाउंट है। सेम 12 मंथ्स के लिए ये रिक्वायरमेंट है। अगर आपका प्रोग्राम 2 साल का है, 13 मंथ्स के आरपी के लिए आपने अप्लाई कराना है, न कि 12 मंथ्स के लिए। क्योंकि आपका 13 मंथ्स का होगा तो आपको पर्सनल नंबर इशू हो जाएगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये मिस्टेक कर लेते हैं, फिर यहाँ पे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो बेटर यही है कि आप 13 मंथ्स के लिए अप्लाई करें अगर आपका प्रोग्राम 2 साल का है। 2 साल से कम मैं सजेस्ट भी नहीं करता, लेकिन अगर आपके फिर भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो उस चीज़ को ज़हन में रखें। लेकिन यहाँ पे पर्सनल नंबर के बगैर आपकी के लिए जॉब्स और बैंक अकाउंट और ये चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएँगी। तो अमाउंट इसी हिसाब से आपने रखनी है। उसके बाद चलते हैं बैंक स्टेटमेंट में। एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन करना भूल गया। बैंक स्टेटमेंट ये मैटर नहीं करता कि आपकी 1 हफ्ते की बैंक स्टेटमेंट है, 6 महीने की है, आपकी 10 साल की है। अगर उसमें अमाउंट जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड का मतलब सपोज करें आप अमाउंट वहाँ पे 1 दिन पहले ट्रांसफ़र कराते हो, तो आप कोई ना कोई रीज़न लिखोगे कि जैसे मुझे फ़ादर ने दे दिए, या मैंने कोई ज़मीन से अलॉट कर दी, या मैंने अपनी सेविंग से निकाल दिए। जो भी जस्टिफिकेशन होगी वो एज़ पर अमाउंट होगी, तो एम्बेसी वालों को इतना मसला नहीं होता। लेकिन आपके पास फंड्स पूरा होना चाहिए। कोशिश करें थोड़ी बहुत अमाउंट ज़्यादा हो, जैसे अगर 25 लाख बन रहे हैं, आप 30 लाख कर लें, 27 लाख कर लें, थोड़ी बहुत अमाउंट अबव द रिक्वायरमेंट होनी चाहिए।
अब जब आपकी बैंक स्टेटमेंट रेडी है, आपने एप्लीकेशन फ़ी पे कर दी, यूनिवर्सिटी की तरफ से कन्फर्मेशन आ गई। अब इसके बाद बेसिकली क्या होता है, आपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है ऑनलाइन माइग्रेशंस वर्क .एसी के ऊपर। अब इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, अपनी आईडी, यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन लेटर, पासपोर्ट, फ़ी रिसिप्ट, बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके साथ पार्टनर हैं तो आपने उनकी फैमिली की डिटेल, कंपनी, फैमिली पासपोर्ट और आईडी, और उसके बाद सबमिट एंड वेट फॉर देयर रिस्पॉन्स। अगर आप और आपकी फैमिली मेंबर डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हैं, तब भी आप 2 एम्बेसीज़ को चूज़ कर सकते हैं और वीज़ा एप्लीकेशन एट सेम टाइम अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफ़र यही है कि आप एट द सेम टाइम दोनों एप्लीकेशन जमा करवा दें। उसके बाद क्या होगा कि जब डिसीजन आ जाएगा तो आरपी ज़ाहिर-सी बात है दोनों के लिए इश्यू हो जाएँगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, मतलब लाज़मी नहीं है कि वो आपके साथ ट्रैवल करें, वो 2 से 3 महीने, 4 महीने जितना आरपी वैलिड है वो उस दरमियान ट्रैवल कर सकते हैं। बेटर यही है कि आप फैमिली, क्योंकि बाद में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको वेट करना पड़ता है, पर्सनल नंबर और ये चीज़ों के लिए। सिनेरियो कभी कोई नहीं पता होता है कोरोना और इन सिचुएशंस में, तो बेटर यही है कि जब अपना वीज़ा फ़ाइल करें तो साथ में फैमिली का भी फ़ाइल कर दें। और अगर आपको फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट और ये इश्यूज़ हैं, तो आप सिंगल भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बच्चे अगर हैं तो उनकी बर्थ सर्टिफिकेट और ये चीज़ें चाहिए होंगी एडिशनल। अब चलते हैं मेन टिप्स के ऊपर। आप अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो मेन सिटीज़ में रखें, जैसे स्टॉकहोम, उपसला, गोथमबर्ग, माल्मो, लुंड, ओरिब्रो, उमिया, जो इनकी बिग सिटीज़ हैं। और अगर आप फिर भी साइड यूनिवर्सिटीज़ रख रख सकते हैं तो कोशिश करें कि आप उन सिटीज़ को चूज़ करें जिससे आप जब मतलब आपसे मेन सिटीज़ लेस देन एन आवर डिफरेंस पे हो, क्योंकि नहीं तो आपके लिए डेली बेसिस पे कम्यूट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फैमिली वीज़ा, अप्लाई फॉर द फैमिली वीज़ा एंड योर वीज़ा एट द सेम टाइम, क्योंकि बाद में फिर आपको वेट करना पड़ता है और चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो बेटर यही है वीज़ा सेम टाइम पे अप्लाई करें, ट्रैवल बाद में करवाएँ, इश्यू नहीं है। प्रोग्राम को अपनी प्रीवियस एजुकेशन के हिसाब से रखें। रीज़न ये है कि आपको 30 क्रेडिट्स क्लियर करने हैं, तो वो फिर आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी अगर प्रोग्राम डिफरेंट होगा, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और यहाँ की एजुकेशन में काफ़ी डिफरेंस है, तो आपको ये चीज़ें ज़हन में रख के डिसीज़न लेना पड़ेगा। सेकंड सेमेस्टर की फ़ी एटलीस्ट अपने पास रखें, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स इतनी ईज़ी नहीं है जितना आप समझते हो। फिर बाद में ज़ाहिर-सी बात है आपके लिए 10 कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, और मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखा है, वो फिर यहाँ पे आके फ़ी और इन चीज़ों में थोड़े बहुत उनके इश्यूज़ होते हैं, और वो फिर अ, ऐसा स्टेप ले लेते हैं जिसको मैं कहता हूँ कि ये वर्स्ट स्टेप ऑफ देयर लाइफ़ है, यहाँ से या तो स्पेन, पुर्तगाल या इटली वगैरह जाके ज़लील-ओ-ख़्वार हो रहे होते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, की चूँकि अगर आप एज़ अ फ़ी पेइंग है तो आपकी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी में कन्फर्म्ड होती है, तो वो आप बुक करें, बाद में आप चेंज कर लें यूनिवर्सिटी को नोटिस देके, नहीं तो आप इस अकोमोडेशन को रेंट आउट भी कर सकते हो, वो इतना इश्यू नहीं है। यूनिवर्सिटी इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप अगर पोस्ट करोगे कि मैंने ये रेंट आउट करनी है, नॉर्मली स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। लेकिन आपको ये ईज़ होगा कि आपको यहाँ पे आके अकोमोडेशन नहीं ढूँढनी पड़ेगी। अगर आप के बच्चे नहीं हैं तो आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रह सकते हो। ये लोग तो डिस्करेज करते हैं, लेकिन इश्यू नहीं होता है। आप यहाँ पे रख सकते हो, इवन दो आप रजिस्टर भी कर सकते हो, माइग्रेशन वालों को कोई मसला नहीं होता है। 30 क्रेडिट्स पे फ़ोकस करें, क्योंकि 30 क्रेडिट्स आपके पूरे होंगे तो फिर आपका वीज़ा वर्क परमिट या बिज़नेस में कन्वर्ट होगा। उसके बगैर आपको कॉम्प्लिकेशंस आएँगी, तो बेटर यही है कि 30 क्रेडिट्स पे पहले फ़ोकस करें, उनको क्लियर करने की कोशिश करें। अगर आपको अपनी फ़ाइल की असेसमेंट करवानी है, आपको कोई इश्यू है या कोई चीज़ें हैं जैसे प्रोग्राम और इन चॉइसेस में, तो आप अपने मुझे चोज़न प्रोग्राम, डिग्रीज़ और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ भिजवा सकते हो, या अगर आपने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, प्रोग्राम चूज़ किए हुए हैं, तो मुझसे शेयर कर सकते हो। डेफ़िनिटली आई कैन एडवाइज़ यू, रेस्ट आई कैन से बेस्ट ऑफ लक, और मुझे आप लोग रीच आउट कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ
इंफॉर्मेशन और अगर आपको कोई सजेशन चाहिए होगी तो ये चीज़ें हैं। बाकी इस वीडियो को के ऊपर कमेंट कर लें अगर आपको इशू है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आगे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों को चीज़ें टाइमली आती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।